नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं आपके साथ मुकुल शर्मा। आज नए साल का पहला दिन और खासतौर से आज के दिन की अगर बात की जाए, क्या कुछ खास रहने वाला है, खबरों की अगर खासतौर से हम बात करें, ना सिर्फ आपको बताएंगे नए साल के मौके पर किस तरीके से पूरा विश्व है अपना पहले दिन को मना रहा है और भारत में कहां पर ज़्यादा भीड़ नजर आ रही है। साथ ही बात होगी किस तरीके से दिल्ली में अब जो चुनाव के कहीं ना कहीं सरगर्मी बढ़ रही है, इसमें किस तरीके से लगातार अब निशाने पर आ रही है दिल्ली की सरकार। और खासतौर से बात करेंगे सर्दी के सितम की भी। जी हाँ, लगातार जो ठिठुरन है वो बढ़ रही है, बर्फबारी कहाँ पर हो रही है और शीतलहर अब कहाँ बढ़ सकती है। तमाम खबरें आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भाजपा ने कहा गिरगिट की तरह रंग बदलती है आम आदमी पार्टी। नए साल पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को लिखा पत्र। झूठ बोलने की आदत छोड़ने समेत 5 संकल्प लेने का किया आह्वान। देश भर में नए साल की धूम। सुबह से मंदिरों में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने दी नए साल की शुभकामनाएं। देश में आज से शुरू हो रहा है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का पहला चरण। छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को एक ही मंच पर मिलेंगे हजारों शोध और लेख। नए साल पर कड़ाके की ठंड से ठिठुरेगा उत्तर भारत। आने वाले 2 दिनों में पहाड़ों पर भारी बर्फबारी का अनुमान। मैदानी इलाकों में और गिरेगा पारा। और भारतीय कॉफी दुनिया भर में बिखेर रही है खुशबू। भारतीय कॉफी निर्यात पहली बार $1 अरब के पार। पिछले वर्ष की तुलना में 29% की वृद्धि। और आइए अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपकी। जी हाँ, हद कर दी आपने। अक्सर हम ये सुनते हैं, लेकिन दिल्ली की सरकार पर ये बड़ा सटीक बैठ रहा है। क्यों सटीक है ये आपको बता देते हैं। दरअसल भाजपा ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ने 10 साल पहले सरकार में आने से पहले 10 बड़े वादे किए थे, लेकिन उन्होंने उनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं किया। केजरीवाल जी के दावे, एक बिजली के तार, दूसरा क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, तीसरा वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम, चौथा स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं, पांचवा पर्यावरण प्रदूषण, छठा गंदगी के ढेर, सातवां महिला सुरक्षा, आठवां कच्ची कॉलोनियों में बेसिक फैसिलिटीज और नवां झुग्गी झोपड़ी के लोगों को मकान और 10वां यमुना की सफाई। ये तो नहीं किया, मगर काम ऐसे अद्भुत किए हैं कि भारत की राजनीति में उदाहरण न मिले। इसके साथ ही भाजपा ने कहा कि आम आदमी पार्टी ऐसी अनूठी पार्टी है जिसके सभी वरिष्ठ नेता भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा चुके हैं। देखिए, नई राजनीति के लिए जो लोग आए थे, इन्होंने एक ऐसा उदाहरण दिया कि इनकी सरकार के मंत्री तो जेल में रहे। मंत्रियों को आपने बहुतों को देखा होगा। इनके पार्टी और सदन में टॉप पद पर बैठा हुआ हर व्यक्ति किसी न किसी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गया। मुख्यमंत्री के रूप में केजरीवाल जी, उप मुख्यमंत्री के रूप में सिसोदिया जी, और संसद में इनके नेता सदन संजय सिंह जी। इसके साथ ही भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि आज जब पार्टियों के सामने विश्वसनीयता का संकट है तो केवल भाजपा ही ऐसी पार्टी है जो लोगों से किए वादों को पूरा करती है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी इस मामले में भाजपा के बिल्कुल उलट है। आम आदमी पार्टी उस विचार के साथ आई थी कि हम नई राजनीति लेके आ रहे हैं, और आज की राजनीति में सबसे बड़ी चुनौती सारे राजनीतिक दलों के लिए जो थी वो ये थी क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता का संकट। एक विचार आम जनता में बना है कि राजनीतिक लोग जो कहते हैं वो नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस विचार को बदला। हमने राजनीति में प्रामाणिकता को स्थापित किया, और आम आदमी पार्टी उसकी दूसरी एक्सट्रीम है। जो कहते हैं वो कभी नहीं करते। तो एक बड़ा अंतर सुधांशु त्रिवेदी ने यहां बताया। बीजेपी
और आम आदमी पार्टी में वहीं नववर्ष के अवसर पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक लेटर पोस्ट किया है। पोस्ट में उन्होंने केजरीवाल से नववर्ष पर 5 संकल्प लेने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा, केजरीवाल जी, आप कभी भी अपने बच्चों की झूठी कसम नहीं खाएंगे। आप दिल्ली की महिलाओं, बुजुर्गों, धार्मिक जनों की भावनाओं से झूठे वादे कर रहे खिलवाड़ को भी बंद कर देंगे। आप दिल्ली में शराब को प्रोत्साहन देने वाले के लिए दिल्ली वालों से क्षमा मांगेंगे। यमुना मैया की सफाई पर झूठे आश्वासनों और सफाई के नाम पर किए गए भ्रष्टाचार के लिए आप सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे और राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश विरोधी ताकतों से मिलना और चंदा ना लेने का संकल्प लेंगे। आप कम से कम यह 5 संकल्प इस वर्ष जरूर लें, ऐसा हमने अरविंद केजरीवाल से निवेदन किया है। ये 5 संकल्प हैं। मुझे विश्वास है कि आप अब कभी भी अपने बच्चों की झूठी कसम नहीं खाएंगे। आप दिल्ली की महिलाओं, बुजुर्गों, धार्मिक जनों की भावनाओं से झूठे वादे कर रहे खिलवाड़ को बंद करेंगे। आप दिल्ली में शराब को प्रोत्साहन देने वालों के लिए दिल्ली वालों से क्षमा मांगेंगे। यमुना मैया की सफाई पर झूठे आश्वासनों एवं सफाई के नाम पर किए गए भ्रष्टाचार के अक्षम्य अपराध के लिए आप सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगेंगे। आप राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश विरोधी ताकतों से मिलना और चंदा ना लेने का संकल्प लेंगे। तो नए साल के मौके पर 5 नए संकल्प लेने की बात है उन्होंने अपने लेटर में कही है वीरेंद्र सचदेवा ने। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी द्वारा कथित एलजी के आदेश पर धार्मिक संरचनाओं को तोड़ने के आदेशों पर चिंता जताने पर वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि एलजी ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है। आप पार्टी हमेशा से झूठ बोलती आई है। आज भी मैंने अपने पत्र में यह आग्रह किया है कि केजरीवाल झूठ ना बोलने का संकल्प लें। कमेटी दिल्ली के गृह मंत्री के अंतर्गत अधीन काम करती है और माननीय उपराज्यपाल जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि किसी भी तरह का कोई भी आदेश उपराज्यपाल कार्यालय से नहीं दिया गया है। और वहीं बांग्लादेशी घुसपैठियों पर वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली में अभी बहुत अवैध घुसपैठिए हैं जो अंडरग्राउंड हैं। दिल्ली के लोगों से आग्रह करता हूं कि वे अपने आसपास नजर रखें। दिल्ली की सुरक्षा के लिए कोई भी अवैध निवासी, वो बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो या किसी भी प्रांत का हो, वो खतरा है। और मुझे अफसोस इस बात का है कि मेरी अपनी दिल्ली को बर्बाद करने के लिए यहाँ के अरविंद केजरीवाल उसकी पार्टी जिस तरह से उन्हें पालने का प्रबंध कर रही थी, वो खुलासा धीरे धीरे होने लगा। और मुझे खुशी इस बात की है कि मात्रा बहुत बड़ी संख्या में 18 तो पकड़े गए हैं, लेकिन जानकारी मिली कि बहुत सारे लोग अभी भी अंडरग्राउंड और भाग रहे हैं। तो हम तो निवेदन करें कि दिल्ली के सभी मतदाता अपने आसपास निगाह रखें और कहीं भी कोई अवैध बांग्लादेशी या रोहिंग्या दिखाई देता है तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। और साथ ही आपको बता दें, भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने एक बार फिर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा कर बताया है कि एक मंदिर के पुजारी ने केजरीवाल की चुनावी घोषणाओं का सच उजागर किया है। सारी घोषणाओं के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे दिल्ली में खजाना ही खजाना उड़ रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी को यही आग्रह करना चाहता हूँ, पहले यमुना जी को सफाई करें। आज हम जब यमुना के ऊपर जाते हैं, गाड़ी बंद तो स्मेल कितना आ रहा है कि वहाँ से पार करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और 2 व्हीलर से जाते तो सांस लेना ऐसे लग रहा है जैसे कोई नाइट्रोजन ऑक्सीजन कौन सा गैस यहाँ पर चल रहा है, मीथेन गैस तो नहीं आ गया, तो सांस लेना बिल्कुल ऐसे लगता निकल जाएगा। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ, घोषणाएं तो बहुत आप कर देंगे, लेकिन पहले जो आप यह आज से 5 साल पहले कर मैं यमुना को बिल्कुल स्वर्ग बना दूंगा, आप उसका जलपान कर सकते हैं, कितना स्मेल आ रहा। आपने बोले तो मैं संन्यास ले लूंगा, अगर मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। वो समय आ गया, हमें 18,000 निकलने चाहिए भैया। आपने 17 महीना से आपके जो आका हैं, हमारे मुसलमान आपके जो हैं, एक कोड जो बना कर रखे थे। आज जब हिंदू एक हो रहे हैं तो आपको लग रहा है कि हमें हिंदुओं की जरूरत, ब्राह्मणों की जरूरत, ग्रंथियों की जरूरत पड़ रही है। हमें ऐसे नहीं चाहिए भैया। जो पुजारी हैं वो भी अब नसीहत देते नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अभी भी कोई असर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। वहीं आपको बता दें, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की ओर से घोषणाओं की फेहरिस्त लगातार जारी है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस लगातार इन ऐलानों पर सवाल खड़े कर रही हैं। पुजारियों ग्रंथियों को लेकर केजरीवाल के ऐलान पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि केजरीवाल को 11 सालों से पुजारियों ग्रंथियों की याद क्यों नहीं आई। तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति में अंधे होकर 11 साल आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल साहब को पुजारी और ग्रंथियों की याद ही नहीं आई। तब तो वोट बैंक की राजनीति के लिए सिर्फ मौलानाओं के लिए पैसे बेचते थे।
अब जनता ने भगाने की तैयारी की है। जनता कह रही है बाय बाय केजरीवाल, तो आपको सनातन याद आ रहा है। तो केजरीवाल अब धर्म के सहारे नजर आ रहे हैं। वहीं नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने प्रेस वार्ता कर दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और वर्तमान सीएम आतिशी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सीएम आतिशी और आप सांसद संजय सिंह के खिलाफ वे आपराधिक और नागरिक मानहानि का मामला दायर करेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे 10 करोड़ रुपए दें, मैं यमुना की सफाई के लिए 5 करोड़ रुपए और दिल्ली में प्रदूषण के मुद्दे पर 5 करोड़ रुपए दान करूंगा। मेरे लॉयर साहब से मैंने बात की है और मैं आतिशी जी और संजय सिंह के खिलाफ, दोनों के खिलाफ क्रिमिनल और सिविल डेफोमेशन का मामला लेकर जा रहा हूं। और मैंने कहा है कि आप इन पे मुझे 10 करोड़ रुपया दीजिए। वो 10 करोड़ रुपया में 5 करोड़ हम यमुना क्लिनिक में देंगे, यमुना जी की सफाई के लिए डोनेट कर दूंगा, और बाकी का 5 करोड़ जो हवा जहरीली हो रही है उस। तो आखिर किस तरीके से हद कर दी आपने, यानी आम आदमी पार्टी ने कहीं ना कहीं अब हर पार्टी के निशाने पर नजर आ रही है। और इसी पर और जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं। हमारे 2 वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश आज हमारे साथ जुड़े हैं और धीरज हमारे साथ जुड़े हैं। पहले राजेश आपके पास आना चाहूँगा। हमने देखा सुधांशु त्रिवेदी ने जिस तरीके से जो 10 वादे हैं जो खोखले रहे हैं अभी तक, उसको लेकर एक बार फिर से कहीं ना कहीं घेरा, और सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो कम शब्दों में शायद यही कह गए कि हद कर दी आपने। बिल्कुल मुकुल, सबसे पहले तो हम नए साल की मुबारकबाद आपको। हम पहली बार नए साल में मिल रहे हैं जी, और आपको देश के सबसे बड़े टेलीविजन नेटवर्क दूरदर्शन न्यूज के दर्शकों को भी बहुत बहुत नए साल की मुबारकबाद। और आपने बिल्कुल सही कहा कि दिल्ली की जो सियासत है, भले ही चुनाव का ऐलान ना हुआ हो, लेकिन दिल्ली की सियासत पूरी तौर पर इस सर्दी में गर्मी का एहसास करा रही है। और आम आदमी पार्टी जहां एक तरफ वायदों की झड़ी लगा रही है, तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर एक से बढ़कर एक आरोप लगाने में जुटी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी के चाहे दिल्ली प्रदेश के नेता हो या फिर राष्ट्रीय नेता हो, वो तमाम नेता अपने तर्कस से वो तमाम तीर निकालकर आम आदमी पार्टी के किले को भेदने की कोशिशों में जुटे हैं, ताकि सत्ता में जो है वो भारतीय जनता पार्टी एक लंबे अंतराल के बाद फिर से वापसी कर सके। और शायद यही वजह है कि आरोपों की झड़ी आम आदमी पार्टी पर लगाई जा रही है। और निश्चित तौर पर सुधांशु त्रिवेदी जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने 10 आरोप जो है वो सिलसिलेवार तरीके से आम आदमी पार्टी पर लगाए हैं। और उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि भले ही अरविंद केजरीवाल की सेहत सुधर गई हो, लेकिन दिल्ली की सेहत उन्होंने खराब कर दी है। 2024 में कई घटनाएं जो हैं वो परिघटनाएं हिंदुस्तान की सियासत में घटी। राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार देश में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनी। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो जनता से वायदे किए, उन तमाम वायदों को उन्होंने धूल दूसरित करने का काम किया। और 10 आरोप लगाने के साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली ने 2024 में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम ये भी देखा कि एक चुनी हुई सरकार के एक राज्यसभा सांसद को मुख्यमंत्री के ओएसडी ने साफ तौर पर पीटने का काम किया। स्वाति मालीवाल की घटना, उन्होंने स्वाति मालीवाल का नाम तो नहीं लिया, लेकिन बिना नाम लिए हुए उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाए। उन्होंने ये भी कहा कि भ्रष्टाचार के आरोप में देश में कई मुख्यमंत्री अब तक जेल जा चुके हैं, जिसमें लालू प्रसाद का नाम उन्होंने लिया और कहा कि लालू प्रसाद भी जब जेल जाने लगे तो उन्होंने अपनी गद्दी छोड़ दी। लेकिन अरविंद केजरीवाल देश के इकलौती ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने जेल से शासन चलाया, मुख्यमंत्री पद तब छोड़ा जब जेल से वो बेल पर वापस लौटे। तो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था में अरविंद केजरीवाल की जो एनार्की है, उस एनार्की का जिक्र सुधांशु त्रिवेदी ने करते हुए यमुना के प्रदूषित होने, दिल्ली की आबो हवा खराब होने और मोहल्ला क्लिनिक के फ्लॉप होने और तमाम तरह के आरोप लगाकर उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली और कहीं ना कहीं ये वो तमाम वादे हैं जो आम आदमी पार्टी ने राजेश लगातार जनता के सामने किए थे, और वही जो वादे हैं किस तरीके से खोखले साबित हुए हैं। और जैसा आपने कहा कि नववर्ष का मौका है, धीरज, हमने देखा कि नववर्ष के मौके पर वीरेंद्र सचदेवा ने तो प्रण लेने की, जब हम बात करते हैं संकल्प लेने की बात, उनको बाकायदा पोस्ट की है। जी बिल्कुल, आज सुबह वीरेंद्र सचदेवा ने एक पोस्ट के जरिए जो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, जो संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, तो उनको नए साल के मौके पर 5 संकल्प लेने का उन्होंने एक निवेदन किया है कि आप इस 5 संकल्प को लेकर नए साल में आगे बढ़ें।
और अगर उस 5 संकल्प को अगर हम दोहराएंगे तो हम यही देखेंगे कि इस 5 संकल्प में है कि आपने तो कहा था कि हम किसी प्रकार का गठबंधन कांग्रेस के साथ नहीं करेंगे। इसके लिए आपने बच्चों की कसम खाई थी 2019 में, तो उसके बाद भी आपने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। तो इस संकल्प को उन्होंने फिर से अरविंद केजरीवाल को दोहराने की बात कही है। इसके अलावा इन्होंने दिल्ली की जनता को आपने जिस तरीके से शराब पिलाई है, एक शराब नीति लाई है, और जिसमें एक के ऊपर एक के फ्री का जो आपने ऐलान किया था, तो इसके लिए आप दिल्ली की जनता से ज़रूर माफ़ी मांगें और अपने उस संकल्प को फिर दोबारा ना दोहराएं, तो दिल्ली की जनता के लिए बेहतर होगा। इसके अलावा उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि आपने जो महिलाओं के खिलाफ जो एक तरीके से कह सकते हैं कि महिलाओं को जो गुमराह करने की जो आप कोशिश कर रहे हैं, तो वो कोशिश नए संकल्प में आप ना करें। चाहे महिलाओं को 2100 रुपये देने की बात हो, या महिलाओं के लिए जो पंजाब में भी आपने घोषणा की थी कि हर महिला के खाते में 1000 रुपये दिए जाएंगे, लेकिन आपने 1000 रुपये दिए नहीं। और अब दिल्ली का चुनाव है तो महिलाओं के लिए आप 2100 रुपये की घोषणा कर रहे हैं, तो महिलाओं को भी आप गुमराह ना करें। आपने ये वायदा किया था कि हम यमुना को साफ करेंगे, और यमुना के साफ करने का आपका वायदा क्या हुआ? आपने 2022 में ये कहा था कि 2025 के आते आते हम सब मिलकर यमुना में डुबकी लगाएंगे, लेकिन यमुना की सफाई का क्या हुआ? यमुना तो मैली है, और यमुना का जो झाग है और यमुना की जो कह सकते हैं कि बदसूरत स्थिति है, आज भी जस की तस है। इसके साथ ही उन्होंने एक एलजी के आरोप का भी उन्होंने जिक्र किया, जिसमें कि 2022 में एलजी ने कहा था कि हम दिल्ली का जो सबसे बड़ा नाला है सफदरजंग का नाला, जो कि सबसे अधिक यमुना नदी को प्रभावित करता है, तो उस नालों की हम सफाई करेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उन नालों की सफाई पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि एलजी का ऑफिस पूरी तरीके से यमुना सफाई के मोड में था, और वो चाहते थे कि पूरी तरीके से एक जो नदी है दिल्ली की यमुना, उसको साफ किया जाए। तो बिल्कुल, ये तमाम मुद्दे हैं जिसकी वजह से को दोहराने की बात कही कि आप नए साल में नए संकल्प लें, और इस नए संकल्प में एक और जो प्रमुख बातें हैं वो बातें हैं विदेशी चंदा का, जिसमें कि साफ तौर पे उन्होंने ये अहम मुद्दे जिन पे कहीं ना कहीं चौतरफा घिरते नजर आ रहे हैं। देश को तोड़ने वाली शक्तियों से या विदेशी ताकतों से पैसे चंदा ना लें, और ऐसी कोई गतिविधि ना करें, ऐसी कोई एक्टिविटी ना करें जिससे कि हमारे देश का नुकसान हो। बिल्कुल, लेकिन संकल्प दिलाने की बात तो कही है, लेकिन केजरीवाल इस लेटर को, इन 5 संकल्प को नए साल में लेने, इन संकल्प को कैसे लेते हैं ये जरूर देखने वाली बात होगी। और खासतौर से राजेश, यहाँ पे सुधांशु त्रिवेदी ने जिस बात का जिक्र भी किया कि लगातार जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी का एक बड़ा अंतर जो उन्होंने बताया कि जो हमने कहा उसको किया, और उसके उलट बिल्कुल आम आदमी पार्टी नजर आई है, और जनता जो है इस बात की लगातार गवाही दे रही है। अब तो अब बिल्कुल सही कहा मुकुल आपने कि सुधांशु त्रिवेदी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की जो अब तक की हुकूमत के दौरान जो उनकी कारगुजारियां रही हैं उसको एक्सपोज करने की कोशिश की। और सिर्फ सुधांशु त्रिवेदी ही नहीं बल्कि तमाम जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हों या फिर प्रदेश स्तर के प्रवक्ता हों, वो लगातार अरविंद केजरीवाल को चुनाव से पहले भी घेरने का काम करते रहे हैं। और अब तो चूंकि चुनाव जो है बिल्कुल सर पर है, किसी भी क्षण नए साल में चुनाव का ऐलान हो सकता है, और इससे पहले बीजेपी बिल्कुल अपनी तैयारियों को जहां एक तरफ फुल प्रूफ बनाने की कोशिश कर रही है, संगठन स्तर तक पार्टी को मजबूत कर रही है, वहीं अरविंद केजरीवाल पर हमलावर होकर वो जनता के बीच केजरीवाल को एक्सपोज करने की भी कोशिश कर रही है, ताकि चुनाव के दौरान इसका साफ तौर पर लाभ उठाया जा सके। और राष्ट्रीय स्तर से लेकर उनके जो राज्य स्तर तक जो देश में जो भारतीय जनता पार्टी की जो चुनी हुई सरकारें हैं, उन सरकारों का नजीर बीजेपी के प्रवक्ता पेश करते हुए दिखाई पड़ते हैं। और सुधांशु त्रिवेदी ने भी आज यही कहने की कोशिश की कि हम जो जनता से कहते हैं उसे पूरा करते हैं, और अरविंद केजरीवाल ने जो जनता से वायदे किए थे उस वायदे को अरविंद केजरीवाल ने पूरा नहीं किया। यानी अपने ही वादों पे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है, केजरीवाल सियासत में आए, उस सियासत को कहीं उन्होंने
ठप करने का काम किया और बिल्कुल। अन्ना हजारे की उम्मीदों पर जो व्यक्ति खरा नहीं उतर पाया, हाँ। उसे दिल्ली की हुकूमत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये सिर्फ बीजेपी सियासी का रोटियां साफ जो तौर हैं पर वो तर्क सेकी है। गई, इस तरह का जो आरोप है बीजेपी की तरफ से लगा। फिलहाल राजेश राज और धीरज, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तो बात हुई आम आदमी पार्टी की, किस तरीके से लगातार जो हद है वो की जा रही है और निशाने पर भी अब तमाम दलों के आम आदमी पार्टी आ रही है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तर प्रदेश के संभल की, जहां पे दरअसल चंदौसी के लक्ष्मणगंज इलाके में एक सदियों पुरानी बावड़ी पर खुदाई का काम जारी है। यहाँ अब जमीन के नीचे दबा ढांचा साफ नजर आने लगा है। चंदौसी में पुरानी बावड़ी होने की बात कही गई थी, इसके बाद से प्रशासन द्वारा यहाँ खुदाई कराई जा रही है। बावड़ी के दौरान दूसरी मंजिल मिली है। नगर निगम के अधिशासी अधिकारी कृष्ण कुमार सोनकर का कहना है कि बावड़ी की तीसरी मंजिल भी है। नगर पालिका की टीम काम की निगरानी कर रही है। उन्होंने बताया कि मजदूर हाथ से खुदाई कर रहे हैं क्योंकि मशीन से खुदाई किए जाने पर स्ट्रक्चर को नुकसान हो सकता है। यहाँ पर ओवर एज लोग हैं, उनके कथन अनुसार ये है कि यहाँ पर तीसरी मंजिल भी है। तो अभी तो हम दूसरी मंजिल पर पहुँचे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त मलबा भी है। और चूँकि मलबा इसको मैनुअली कराना इसलिए है कि किसी गाड़ी से या किसी मशीन से कराएंगे तो तोड़फोड़ क्षतिग्रस्त हो सकता है। इसलिए अब बच करके धीरे से ही मतलब सतर्क होकर के डीएम सर ने जो कमेटी बनाई है, उन कमेटी के सभी अधिकारियों की उपस्थिति में और देख रेख पे ही कराना उचित होगा। अन्यथा यहाँ कोई हादसा भी हो सकता है, जैसा कि गैस भी निकल रही है और चूँकि जर्जर भवन भी हो चुका है, तो कोई हादसा अनएक्सपीरियंस न हो जाए, इसके मद्देनजर जो हम लोग खुदाई करा रहे हैं। और आइए अब मिड डे प्राइम में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं नववर्ष की। जी हाँ, साल के पहले दिन अगर देखा जाए, श्रद्धालु दर्शन करने के लिए देश के प्रसिद्ध मंदिरों में पहुंच रहे हैं। कहते हैं कि पहले दिन दर्शन करने से साल भर भगवान का आशीर्वाद भक्तों को मिलता है। इसलिए आज नए साल के पहले दिन तड़के से ही दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। 4 तस्वीरें फिलहाल आप देख पा रहे हैं। पहले अगर हम मध्य प्रदेश के उज्जैन की हम बात करें तो यहाँ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। इसके साथ साथ मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर की बात करें तो यहाँ भी सुबह से लोग पूजा अर्चना करने के लिए पहुँच रहे हैं। साथ ही राजधानी दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में भी सुबह से ही श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। साथ ही अगर पंजाब के अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर की हम बात करें तो यहाँ भी भक्त साल के पहले दिन दर्शन के लिए पहुंचे। और नववर्ष के अवसर पर आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में भी श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ती हुई नजर आई। श्रद्धालु भगवान के दर्शन, पूजा और आरती में शामिल होने के लिए सुबह से लंबी कतारों में यहां नजर आए। वहीं बनारस के 80 घाट पर भी भक्तों का तांता नजर आया। मां गंगा के दर्शन और उनकी आरती के लिए साल के पहले दिन ही भक्त गंगा किनारे नजर आए।
और आपको बता दें, नव वर्ष के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। वर्ष 2025 सभी के लिए खुशियां, सद्भाव और समृद्धि लेकर आए। इस अवसर पर आइए हम भारत और विश्व के लिए एक उज्जवल, अधिक समावेशी और टिकाऊ भविष्य बनाने के लिए मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करें। नववर्ष के मौके पर ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी देशवासियों को अपनी शुभकामनाएं दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि 2025 में प्रवेश करने की सभी नागरिकों को हार्दिक बधाई। ये हमारे गणतंत्र की यात्रा का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह वर्ष हमारे संविधान की शताब्दी की अंतिम तिमाही में प्रवेश का प्रतीक है। 2047 में विकसित भारत की ओर बढ़ते हुए हमारे संविधान निर्माताओं के सपने को साकार करने के लिए खुद को फिर से समर्पित करने का समय है। आइए हम दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ें, राष्ट्र को सर्वोपरि रखने के संकल्प के साथ लोकतांत्रिक मूल्यों का पोषण करें। सभी को एक सुखद और उद्देश्यपूर्ण नववर्ष 2025 की शुभकामनाएं। नववर्ष के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि 2025 की शुभकामनाएं। यह वर्ष सभी के लिए नए अवसर, सफलता और अनंत खुशियां लेकर आए। सभी को बेहतर स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद मिले। और आपको बता दें, नए साल पर महाकुंभ सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रहा है। पुरुषों या फिर महिलाएं या बच्चे, महाकुंभ सभी की पहली पसंद बन चुका है। सोशल मीडिया पर एक्टिव लोग अपने स्टेटस पर महाकुंभ से जुड़ी रील्स और वीडियोस को लगातार शेयर कर रहे हैं। महाकुंभ का क्रेज इस कदर है कि सोशल मीडिया पर महाकुंभ से संबंधित रील्स और वीडियोस तेजी से वायरल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक्टिव सामान्य लोग हों या फिर इन्फ्लुएंसर्स, सभी मेला क्षेत्र के इस सौंदर्य को अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं और फिर इन वीडियोस की रील्स बनाकर सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से नए साल पर एक नया ट्रेंड जो है महाकुंभ का वो नजर आता है। आप आइए रुक कर लेते हैं, हमारे जो वरिष्ठ संवाददाता हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं अलग जगहों से। प्रयागराज से अश्विनी मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं, अयोध्या से विकास सिंह हैं, वाराणसी से डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले जानना चाहूँगा, अब नववर्ष का पहला दिन है, आप सभी को बधाई। और खासतौर से अश्विनी मिश्रा, पहले आपके पास में आना चाहूँगा। प्रयागराज की बात की जाए, महाकुंभ नगरी की बात की जाए, ये तो नए साल के पहले दिन हम देख रहे हैं किस तरीके से ट्रेंड कर रही है। जो दिव्य और भव्य महाकुंभ की बात कही जा रही थी, वो पहले दिन ही हम कह सकते हैं कि सार्थक होती हुई नजर आ रही है। निश्चित तौर से मुकुल अगर देखें तो मैं महाकुंभ नगरी में ही हूं और यहाँ पर सारे अखाड़े आ चुके हैं, सारे अखाड़ों की पेशवाई हो चुकी है, नगर भ्रमण हो चुका है। दृश्य खुद बताते हैं कि किस तरीके से संगम की रेती पर इतना बड़ा अस्थायी शहर बसाया जाता है और पूरा का पूरा प्रशासनिक अमला, एक जिले का दर्जा इसे दिया गया है। और यहाँ पर संतों, महात्माओं, सन्यासियों, गिरकंदराओं में रहने वाले साधकों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। और अगर देखें तो किस तरीके से गृहस्थ भी यहाँ पर आते हैं। आज वर्ष का पहला दिन है। यूं तो माघ महीने में हर माह यहाँ पर हर साल यहाँ पर कल्पवास होने की परंपरा रही है। 6वें वर्ष में यहाँ पर अर्धकुंभ होता है, 12 वर्षों पर महाकुंभ का आयोजन होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज नववर्ष की शुरुआत लोगों ने गंगा में स्नान के साथ की, पूजा अर्चना के साथ की, लेटे हनुमान जी के दर्शन किए और अब वो इस संगम क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। और अभी स्थितियां अगर देखें तो पूरी के पूरे तरीके से, जिस तरीके से साधुओं का प्रवेश हो चुका है, अखाड़ों का प्रवेश हो चुका है, तैयारियां एकदम अंतिम चरण में है। युद्ध स्तर पर दिन रात यहाँ पर तैयारियां चल रही है। ये जो पूरा क्षेत्र है, मैं बताऊं मुकुल, सितंबर तक यहाँ पर गंगा जी की धारा अविरल बहती रहती है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 ही महीने मिलते हैं इस संगम क्षेत्र में पूरे अस्थायी शहर को बनाने के लिए। तो किस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारी आधारभूत संरचनाओं का निर्माण किया गया है, सड़कों का निर्माण किया गया है, पेयजल की व्यवस्था की गई है, पेयजल के साथ साथ बिजली, और किसी भी तरीके की कोई असुविधा ना हो, क्योंकि करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर स्नान करने के बाद साधु संगत करते हैं, यहाँ पर रुकते भी हैं। तो
दिव्य भव्य और डिजिटल कुंभ को चरितार्थ करने के सारे प्रयास किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि नववर्ष की शुरुआत अगर आप यहाँ देखेंगे कि पूरी दुनिया अगर भौतिकता के पीछे भागती है, पूरी दुनिया अगर सांसारिकता के पीछे भागती है, तो संगम की ये नगरी तप तपश्चर्या की बात करती है और त्याग में ही भोग की बात करती है। मुकुल जी बिल्कुल, और हमारे साथ अयोध्या से विकास भी लगातार जुड़े हुए हैं। विकास, अगर देखा जाए पहला दिन है आज और सुबह से ही ना अयोध्या में बल्कि और लंबी जो कतारें हैं वो नजर आ रही हैं। पहले दिन से ही हर कोई आशीर्वाद लेना चाहता है श्री राम का। जी बिल्कुल, आज वर्ष के पहले ही दिन प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या धाम में भक्तों का तांता लगा हुआ है और आज पहले दिन वो प्रभु श्री राम के दर्शन करने के बाद से इस वर्ष की शुरुआत जो जिन लोगों ने संकल्प लिया था वो सभी लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। अपने हम कैमरामैन से कहेंगे वो तस्वीरें दिखाते रहे, साझा करते रहे कि ये जो भीड़ दिख रही है आपको कैमरों में, अथाह भीड़ है। ये सुबह से ही यहाँ पर ऐसी भीड़ है जो अभी तक बरकरार है। पूरे देश भर से यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं और वो श्रद्धालु मन में ढेर सारे संकल्प हैं, उनके मन में ढेर सारी ख्वाहिशें हैं और प्रभु श्री राम के दर्शन करने के बाद उनका मानना है कि प्रभु का आशीर्वाद मिलने के बाद उनकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। जो उन्होंने सोचा है उनकी कृपा बनेगी तो सब कुछ पूरा होगा। और प्रभु श्री राम के जब दर्शन करने आते हैं लोग, अपने परिवार के साथ आए हैं, तमाम सारे साथी संगियों के साथ आए हैं और प्रभु श्री राम ही वो है जो मर्यादा पुरुषोत्तम है। उनका तो हर आचरण आत्मसात करने वाला था, उनका हर मार्ग, उनके दिखाए गए हर काम जो आदर्श थे वो मानव जीवन के लिए सबसे बड़े मूल्य होते हैं। और ऐसे में जब इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं तो आप देख सकते हैं ये कहीं न कहीं नए विचारों, नई चेतना, सनातन के प्रति नई चेतना का नया संचार है। ये पुनर्जागरण का समय है और ये बिल्कुल साफ दर्शाती हैं ये सारी तस्वीरें जो देश भर से लोग आए हैं यहाँ पर, घंटों घंटों लाइन में लग के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर तकरीबन 5 लाख से ज्यादा लोगों की आज आने की उम्मीद थी यहाँ, उसी के अनुसार यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई थी। यहाँ क्लाउड मैनेजमेंट अच्छी तरीके से किया गया है कि किसी यात्री को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए यहाँ पर साफ सफाई के भी इंतजाम किए गए हैं क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जब लोग आते हैं तो स्वच्छता भी बहुत मायने रखती है। तो हर एक चीज यहाँ पर व्यवस्थित रूप से की गई है और अयोध्या ही पूरी व्यवस्थित हो गई है। यहाँ का अयोध्या का सौंदर्य देखने वाला बन गया है। जो माना जाता था कि प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या उनको वैकुंठ से भी प्यारी थी, तो कुछ ऐसी अयोध्या बनाने के लिए यहाँ पर सरकारों ने, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, मिलकर इतना ज्यादा काम किया यहाँ पर कि हर यात्री आने वाला श्रद्धालु जो आ रहा है यहाँ से अच्छी यादें लेकर जाए। बिल्कुल वही प्रयास जो है फलीभूत होते हुए नजर आ रहे हैं। तो आने वाला उसका साल बहुत ही बेहतर होगा, ये सबकी कामना है। बिल्कुल यही सबकी कामना और इसी उम्मीद के साथ तमाम जो लोग हैं पहुंच रहे हैं। और खासतौर से बनारस की भी अगर बात की जाए, रिकेश आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से हम विकास बता रहे थे, कहीं ना कहीं एक नई चेतना जो है नए साल के मौके पर नजर आ रही है। किसी भी मंदिर की जब हम बात कर रहे हैं, लंबी लंबी कतारें वहाँ भक्तों की देखने को मिल रही हैं, लेकिन जब बात हो बनारस की, वहाँ पे किस तरह की एक नई ऊर्जा जो है वो भक्तों में नजर आ रही है साल के पहले दिन? हमारे साथी अश्विनी प्रयागराज से और विकास अयोध्या से बता रहे थे, नया साल नौ और निर्माण की ही बातें हो रही हैं, चाहे निर्माण हो नव निर्माण हो। जैसा अश्विनी बता रहे थे कि महाकुंभ में जो निर्माण किए गए हैं महाकुंभ के लिए, चाहे वो जो अखाड़े हैं उनको जगह दी गई हो, लोगों के आने जाने जो आएंगे पवित्र डुबकी लगाने के लिए, पवित्र स्नान के लिए, उनके लिए, या अयोध्या में जो निर्माण पिछली साल हुआ था भगवान रामलला के मंदिर का, उसको देखने के लिए, भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। उसी तरह यहाँ पर बाबा विश्वनाथ धाम का निर्माण किया, यहाँ के सांसद देश के प्रधानमंत्री ने लोकार्पित किया 21 में 13 दिसंबर को। और उसके बाद से जो श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ावा आया, जो बढ़ोतरी हुई, जैसा कि अभी आप सोशल मीडिया की बात कर रहे थे, जब ट्रेंड करता है यहाँ की देव दीपावली हो, बाबा विश्वनाथ धाम हो, या फिर आज जो नए साल पर लोग पवित्र स्नान कर रहे हैं, बाबा के दर्शन कर रहे हैं। और यही नहीं, काशी में जितने भी बाबा के मंदिर हैं वो स्थानीय हों या जिनको मान्यता है, काफी प्रसिद्ध हैं, प्राचीन हैं, उनमें जैसे शूलटंकेश्वर है, मार्कंडे महादेव है, मृत्युंजय महादेव है, तिलभांडेश्वर है, गौरी केदारेश्वर है, आदि केशव मंदिर है, और इसके अलावा जो संकट मोचन मंदिर जो प्रसिद्ध मंदिर है, दुर्गा कुंड है,
इस तरह के मंदिरों में लगातार जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन ले रहे हैं, दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जी, और बिल्कुल। जो उनका संकल्प ले रहे हैं, नई उम्मीदों के साथ, नई ऊर्जा के साथ इस नए साल को अपने अंदर आत्मसात करना चाह रहे हैं। चाहे वो अयोध्या में श्री राम के जो आदर्श हैं उनको, चाहे बाबा विश्वनाथ जो काशी के पुराधिपति कहे जाते हैं, काशी अपने आप में अविनाशी है, काशी के कण कण में शंकर को मान दिया जाता है। तो जो भी लोग हैं, चाहे महाकुंभ में भी जो लोग पहुंचे हों, स्नान ले रहे हों, पवित्र डुबकी लगा रहे हों, काशी में जो माँ गंगा में पवित्र डुबकी लगा रहे हैं और फिर दर्शन कर रहे हैं, सबका एक ही संकल्प है, सबकी एक ही सोच है कि अपने इस नए साल को अपने जीवन में किस तरह से नवनिर्माण में शामिल करें। बिल्कुल, सभी की यही सोच और एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सके, इसलिए साल के पहले दिन तमाम जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो मंदिर में जा रहे हैं, प्रभु के दर्शन कर रहे हैं। और खासतौर से अश्विनी, जैसा लगातार हम बात कर रहे थे कि नई ऊर्जा, जब नई चेतना की हम बात करते हैं और जब नए साल का मौका हो तो कहीं ना कहीं हर कोई, प्रयागराज की अगर बात की जाए, एक जो अनूठा संगम वहाँ पर है, ना सिर्फ उसमें स्नान कर जो पहला दिन है उसको अपने तरीके से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि किस तरीके से जो मान्यताओं की जब हम बात करते हैं, पहले दिन की किस तरह की मान्यता, और अपने आप में तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ही जब हम संगम की बात करते हैं। तो मुकुल, एक बार अपना सवाल दोहराएं। जी अश्विनी, जानना चाह रहा हूँ आपसे, जब हम संगम की बात करते हैं, संगम की बहुत मान्यता है, लेकिन साल के पहले दिन लोग वहाँ स्नान करने के लिए भी पहुँच रहे हैं और उसके साथ साथ जिस तरीके से महाकुंभ को लेकर भी तमाम जो तैयारियाँ हैं वो बिल्कुल अंतिम चरण में हमें नज़र आती हैं। किस तरीके से एक नई चेतना, नई ऊर्जा जो है वो भी आप वहाँ महसूस कर पा रहे हैं? जी मुकुल, अगर देखें तो ये चारों पुरुषार्थ की धरती कही जाती है प्रयागराज। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों पुरुषार्थ यहाँ पर सिद्ध होते हैं। ये वो धरती है जहाँ पर शंकराचार्य और कुमारिल भट्ट अलग अलग मीमांसा करते हुए दर्शन परंपरा को आगे बढ़ाए हैं। ये वो धरती है जो साहित्य की धरती है, दर्शन की धरती है, धर्म की धरती है, कर्म की धरती है। और जो ऊर्जा की आप बात कर रहे हैं, 12 वर्षों में तो महाकुंभ लगता है, लेकिन ये प्रयाग की रेती में प्रतिवर्ष माघ मेला, 1 महीने का जो कल्पवास होता है, वो दुनिया का अद्भुत ऐसा कल्पवास है जिसमें गृहस्थ आकर यहाँ पर सन्यासी के रूप में रहता है। वो एक वक्त का भोजन ग्रहण करता है, गंगा में स्नान करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में पूजन अर्चन करते हैं और संतों के साथ सत्संग करते हैं। और वो सत्संग का बहुत बड़ा मौका तब आता है जब अर्धकुंभ और महाकुंभ जैसे आयोजन होते हैं, जब बड़े बड़े साधक, गिरी कंदराओं में रहने वाले साधक, हिमालय की वादियों में रहने वाले साधक, गुफाओं में रहने वाले साधक, बड़े बड़े आचार्य, महामंडलेश्वर, बड़े बड़े संत, महात्मा, जगत गुरु शंकराचार्य सब यहाँ पर आते हैं। और ये परंपरा आदिकाल से चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसने हमेशा समाज को, राष्ट्र को, विश्व को गति दी है, दिशा दी है। अनेक ऐसे ज्वलंत मुद्दे जो कि समाज के सामाजिक परिप्रेक्ष्य को तय करते हैं, अनेक ऐसे मुद्दे जो सामाजिक राजनीतिक दृष्टिकोण को तय करते हैं, धार्मिक दृष्टिकोण को तय करते हैं, राष्ट्र के प्रवाह को तय करते हैं, उसकी साक्षी ये त्रिवेणी भूमि रही है। और सबसे बड़ी बात जो ऊर्जा की आप कर रहे हैं, ये तपोभूमि है। हजारों हजारों बच्चों की जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में यहाँ पर पढ़ते हैं, ये तपोभूमि है बहुत बड़े बड़े साधकों की। और सबसे बड़ी बात यह है, तपोभूमि है हमारे मनीषियों की। अब ये तपस्थली बन चुकी है संगम की रेती। और अगले 45 दिनों तक, 13 तारीख से पौष पूर्णिमा से महाकुंभ की आधिकारिक औपचारिक शुरुआत होगी। लेकिन उससे पहले ही आप देखिए, अखाड़ों में संत आ चुके हैं, धूनी रमा चुके हैं, अलग जगह चुके हैं। तो दुनिया ये जानती है कि कैसे है यहाँ से हम विश्व बंधुत्व का, समरसता का, एकता का महामंत्र दुनिया को देखते हैं। और विविधता में जो एकता, जो भारत की सबसे बड़ी विशेषता है, वो दुनिया देखती है कि कैसा समावेशी, सर्वस्पर्शी स्वरूप भारत का है। और वो उसका संगम और समागम यहाँ पर महाकुंभ में होता है। जी बिल्कुल, और भारत के उसी स्वरूप का जो संगम है वो हमें यहाँ नज़र आता है। फिलहाल एक संगम हमने भी देखा, हमारे जो संवाददाता हैं अलग अलग जगहों से लगातार जानकारी दे रहे थे। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नववर्ष के मौके पर अगर बात की जाए, खासतौर से हर जगह जो भक्त श्रद्धालु हैं नजर आ रहे हैं। और वहीं नए साल के उपलक्ष्य में जम्मू के श्री माता वैष्णो देवी मंदिर की अगर बात की जाए तो 94.83 लाख तीर्थयात्रियों ने यहाँ दर्शन किए, जो एक दशक में दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंशुल गर्ग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि माता रानी श्राइन बोर्ड पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, क्योंकि बोर्ड 2025 में तीर्थयात्रियों की सेवाओं के उच्च मानकों के लिए प्रयास जारी रखने का संकल्प श्राइन बोर्ड ने लिया है। श्रद्धालु लंबी लंबी कतारों में नजर आए, जो उनकी गहरी आस्था और अटूट भक्ति को दर्शाता है।
श्रद्धालुओं का कहना है कि वे बेहद खुश नसीब हैं कि उनको साल के पहले दिन ही माता वैष्णो के दर्शन करने को मिल रहे हैं। माता को मनाऊंगी, माता रानी सबको सुखी रखे, सब अच्छे से रहे, सब आगे बढ़े, जो मनोकामना हो सबकी पूर्ण हो। बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे तो हम साल में 6 से 7 बार आते हैं। मैं अपनी कहता हूँ, मैं परिवार के साथ भी आता हूँ, लेकिन इस बार माता रानी की ऐसी कृपा हुई, हमारा खड़े खड़े प्रोग्राम बना और टिकट का इंतजाम भी माता रानी ने ऐसा करा, और आज हम देख लो कितना सुंदर दिन है और हम माँ के भवन में खड़े हैं। सबसे बड़ी कृपा माता रानी की यही रही कि आज हड़ताल खुली, जो हमारे बड़े हैं उन लोगों को पालकी में जाने का साधन मिला। इतनी दिक्कतें हो रही थी लोगों को, आज कटरा खुला है। सबसे बड़ी माता रानी की कृपा साल के पहले दिन तो यही रही। तो लोग अपने तरीके से नया साल मना रहे हैं, और लेकिन इस नए साल पर अगर बात की जाए सर्दी के सितम की, जी हाँ, वो भी देखने को मिल रहा है। दरअसल देश भर में नए साल का जश्न जोर शोर से मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल और मुंबई तक लोग नए साल का जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। नए साल के मौके पर लोग पर्यटन स्थलों पर भी गए हैं। इस बीच अलग अलग जगहों से नए साल की खूबसूरत तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। बर्फबारी के बीच पर्यटकों के लिए नया साल यादगार बन चुका है। पहाड़ी इलाके जो हैं वो अब पर्यटकों से गुलजार हैं। कश्मीर के बारामूला स्थित गुलमर्ग में नए साल के जश्न के बीच पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी। वहीं गांदरबल के सोनमार्ग में भी बर्फबारी के बीच नए साल 2025 का जश्न के लिए लगातार जो पर्यटक हैं वो पहुंच रहे हैं। इसके अलावा पटनी टॉप में भी बड़ी संख्या में पर्यटक नए साल का जश्न मनाने पहुंचे। साथ ही लाहौल स्पीति में नए साल के मौके पर बर्फबारी भी हुई। तो आपको बता दें, लगातार अलग अलग जगहों की अगर बात की जाए, पर्यटकों से गुलजार हैं जो पर्यटन क्षेत्र हैं। दरअसल नए साल का मौका और उसमें भी जो कहीं ना कहीं ठिठुरन बढ़ने की हम बात कर रहे हैं, बर्फबारी जो है वो कई जगहों पर हुई है, और उस वजह से अगर बात की जाए तो नए साल पर उत्तर भारत के लोगों में यहाँ पर कड़ाके की सर्दी का सामना भी उन्हें करना पड़ रहा है। फिलहाल पहाड़ी जो इलाके हैं उसमें बर्फबारी का जिस तरह का अनुमान जताया गया था, और उसी वजह से लगातार जो पर्यटकों की संख्या है उसमें भी इजाफा होता देखा गया है। आपको बता दें, खासतौर से मौसम विभाग की अगर बात की जाए तो इस तरह का अनुमान जताया गया था। पहाड़ों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक जो ठंड है वो अब बढ़ने वाली है, यानी तापमान में जो गिरावट है वो और दर्ज की जाएगी। उत्तर भारत में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के कारण मैदानी क्षेत्रों तक जो ठंड है उसका सितम देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात की जाए तो यहाँ बर्फबारी को लेकर अलर्ट किया गया है। मौसम विभाग ने खासतौर से हिमालय क्षेत्र और इसके जो उत्तराखंड के कुछ क्षेत्र हैं वहाँ पे बर्फबारी का अनुमान जताया है, और उस वजह से ना सिर्फ जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पर येलो अलर्ट भी है शीतलहर का, क्योंकि तापमान में गिरावट जो है वो दर्ज की जाएगी। तापमान गिरने से दिन के तापमान में काफ़ी गिरावट आई है। वहीं अगर बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के जो ऊपरी क्षेत्र में न्यूनतम तापमान है वो 0 से काफ़ी नीचे दर्ज किया गया, और 4 जनवरी से पहाड़ी राज्यों में बारिश के साथ साथ बर्फबारी, और उत्तराखंड की अगर बात करते हैं तो यहाँ हल्की और मध्यम बर्फबारी की भी संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। जबकि शीतलहर का जो येलो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग द्वारा, इसके साथ ही जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित और बल्तिस्तान में ठंड बढ़ने और शीतलहर का अनुमान लगातार जताया गया है, और इसी का जो असर है वो मैदानी क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है। यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, हरियाणा की बात की जाए, चंडीगढ़, ये तमाम ऐसे क्षेत्र जहां पर शीतलहर चलने की संभावना जताई गई है, और दिन के समय में भी जो कहीं ना कहीं ठिठुरन है वो महसूस की जा सकती है। तो उत्तर भारत में ऊंचाई वाले जो इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी दर्ज की गई है। पर्यटकों के लिए तो बेहतर स्थिति जो है, क्योंकि पर्यटक इसी उम्मीद के साथ जाते हैं कि वहाँ पर उनको बर्फबारी का जो मज़ा है वो ले सके, लेकिन इसके चलते ठिठुरन भी जो है अब वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और फिलहाल किस तरीके से हालात बने हुए हैं इस पर अपडेट के लिए आइए रुक कर लेते हैं। शिमला से हमारी संवाददाता हेमलता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हेमलता, जानना चाहेंगे आपसे किस तरह का मौसम बना हुआ है। हालांकि जो पर्यटक हैं वो तो इंतजार करते हैं इस तरह का मौसम बने, लेकिन इसके चलते कहीं ना कहीं ठिठुरन जो है वो पहाड़ों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए आज हिमाचल प्रदेश के अधिकतर जो हिस्से हैं वहां पर हल्की गुनगुनी सी धूप खिली हुई है, हल्के बादल भी आसमान में छाए हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार कल से प्रदेश में मौसम जो है करवट बदलेगा और आने वाले कुछ यानी कि 6 तारीख तक
प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है और मौसम विभाग का यह भी कहना है कि इस दौरान आने वाले कल शीतलहर का जो प्रकोप है वो जारी रहेगा। प्रदेश के कुछ ऐसे जिले जो हैं वहां पर अलर्ट जारी किया गया है जहां पर शीतलहर का प्रकोप रहेगा। बावजूद इसके ये जो बर्फबारी अगर होती है जिस तरह से प्रेडिक्शन की गई है मौसम विभाग की तरफ से, तो ये हिमाचल प्रदेश के जो किसान बागवान हैं उनको तो फायदा देगी ही, और साथ ही साथ जो हिमाचल के पर्यटन स्थल है उनके लिए ये बहुत जो है लाभकारी होगी ये बर्फबारी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो जीडीपी है उसमें हिमाचल का जो पर्यटन है वो एक अहम हिस्सा है और ऐसे में बहुत सारे जो पर्यटक हैं वो हिमाचल का रुख खासतौर पर बर्फबारी देखने के लिए करते हैं। बीते दिनों जो बर्फबारी हुई थी उससे भी हिमाचल प्रदेश की तरफ बहुत सारे पर्यटक आकर्षित हुए थे और लाखों की संख्या में सिर्फ और सिर्फ राजधानी शिमला की मैं बात करूं तो 3 लाख से ज्यादा जो पर्यटक हैं वो पिछले कुछ दिनों में हिमाचल प्रदेश में एंटर हुए हैं। वो बात नए साल की हो या फिर क्रिसमस की हो, इस दौरान बर्फबारी हुई थी, व्हाइट क्रिसमस को देखने के लिए लोग पहुंचे थे। तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि 4 तारीख से 6 तारीख तक भारी हिमपात हो सकता है और ऐसे में दुश्वारियां भी कई हैं, क्योंकि जो बर्फबारी है जितनी देखने में खूबसूरत लगती है परेशानियां भी उससे और ज्यादा बढ़ जाती है। बीते दिनों जो बर्फबारी हुई थी उससे अभी जो जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पीति का कुछ एक हिस्सा है वो अभी भी बाहरी दुनिया से कटा हुआ है, क्योंकि वहां पे हालात बहुत ज्यादा इतने खराब हो गए हैं कि दुर्गम क्षेत्र इतना ज्यादा है कि जो सुविधाएं हैं वहां तक नहीं पहुंच पाई हैं। कई सारे जो पेयजल योजना है वो अभी भी ठप पड़ी हुई है, कई सारे जो मार्ग हैं अभी भी अवरुद्ध हैं क्योंकि वहां तक जो मशीनें हैं वो पहुंचा पाना बहुत ही मुश्किल है। बावजूद इसके लोग बर्फबारी का इंतजार तो कर ही रहे हैं, क्योंकि अगर अभी बर्फबारी हो जाती है तो आने वाले समय में जो नमी है वो खेतों में बरकरार रहेगी और जो किसान बागवान हैं वो भी अपने फसलों को लेकर के चिंतित नहीं होंगे। मुकुल जी बिल्कुल हेमलता, लेकिन ऐसे में जिस तरीके से आपने बताया कि 4 जनवरी को लेकर भी मौसम विभाग ने अलर्ट एक जारी किया है, तो क्या सैलानियों के लिए भी किसी तरह के जो दिशा निर्देश हैं वो जारी किए हैं? क्योंकि उनकी संख्या में भी इजाफा हम देखते हैं, लेकिन मुश्किलें जैसा आप बता रही हैं कि उतनी और बढ़ जाती हैं, जो कहीं ना कहीं मार्ग है वो अवरुद्ध हो जाते हैं, तो उस लिहाज से भी किस तरह के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से पर्यटक हिमाचल प्रदेश का रुख करते जा रहे हैं और मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है उसके अनुसार कल से मौसम खराब होगा और कल और परसों 2 से 3 तारीख तक जो है हल्के बर्फबारी की संभावना जताई गई है, लेकिन 4 से 6 तारीख तक प्रदेश के जो तमाम हिस्से हैं, न केवल उच्च पर्वतीय क्षेत्र बल्कि जो मध्य पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर भी भारी हिमपात हो सकता है। तो ऐसे में पर्यटकों के लिए जो प्रशासन है उन्होंने पूरी तरह से तैयारी कर रखी है। अभी कुछ दिनों पहले जो बर्फबारी हुई थी उस दौरान भी अटल टनल रोहतांग तक जाने की पर्यटकों को अनुमति नहीं दी गई थी और जिस तरह से प्रिडिक्शन है अगर उस हिसाब से बर्फबारी हो जाती है तो निश्चित तौर पर जो पर्यटक हैं उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन जो है उन्हें उन जगहों पर जाने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं देगा जहां पर बहुत ज्यादा बर्फबारी हो सकती है, क्योंकि ऐसे में अगर पर्यटक वहां पहुंचते हैं तो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना भी बहुत मुश्किलों भरा हो सकता है। परेशानी जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ सकती है दौरान जो रेस्क्यू ऑपरेशन है। बिल्कुल, परेशानियों को देखते हुए भी जानना जरूरी कि जो पर्यटक हैं वो पहले से सचेत रहे, सावधान रहे, और उसी के लिए लगातार जो दिशा निर्देश हैं जारी किए जाते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हेमलता इस महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। तो हमारी सहयोगी बता रही थी किस तरीके से देखिए जो मौसम है उसको लेकर हाल बना हुआ है और खासतौर से पहाड़ों से लेके मैदानी क्षेत्रों तक अगर बात की जाए तो ठिठुरन जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और अगर बात की जाए महाकुंभ की, तो इसमें आने वाले श्रद्धालुओं को प्रयागराज तक ले जाने के लिए अब भारतीय रेल की जो तैयारियां हैं लगभग पूरी हो चुकी हैं। इसके लिए भारतीय रेल कुल 13,000 रेलगाड़ियों का परिचालन करेगा, जिनमें 10,000 रेगुलर ट्रेनें और 3,000 स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान भारतीय रेलवे ने किया है। क्या कुछ भारतीय रेल की योजना है, आइए देखते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश राज की इस खास रिपोर्ट में। त्रिवेणी संगम स्थल प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तैयारियां पूरे शबाब पर हैं। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश शासन का पूरा प्रशासनिक अमला तैयारियों को फूल प्रूफ करने में जुटा है, तो वहीं देश भर से प्रयागराज पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन के लिए भारतीय रेल भी कमर कसकर तैयार हो रहा है। भारतीय रेल देश भर के श्रद्धालुओं को प्रयाग पहुंचाने के लिए तकरीबन 13,000 ट्रेनें चला रहा है, जिनमें 3,134 विशेष रेलगाड़ियां शामिल हैं।
ये रेलगाड़ियां यात्रियों की जनसैलाब को संभालने और उनकी यात्रा को सुगम बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। साथ ही कम दूरी की और लंबी दूरी की मेला स्पेशल ट्रेनें चलाने की योजना भी प्रस्तावित है। भारतीय रेल ने 2 वर्षों में तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर कुंभ की तैयारियों को पुख्ता बनाने की कोशिश की है। पूरे कुंभ मेला के दौरान भारतीय रेल द्वारा करीब 13,000 गाड़ियों के परिचालन की व्यवस्था की गई है। करीब 10,000 ट्रिप जो है वो रेगुलर ट्रेन की होंगी, जबकि विभिन्न स्पेशल गाड़ियों के 3,000 ट्रिप कुंभ मेला पीरियड में प्लान किया गया है और उसी के हिसाब से गाड़ियों का परिचालन किया जाएगा। महाकुंभ के दौरान उमड़ने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रयागराज के सभी स्टेशनों को तैयार किया गया है, जिनमें प्रयागराज जंक्शन, सुबेदारगंज, नैनी, प्रयागराज छिबकी, फाफामऊ, प्रयागराज रामबाग, प्रयागराज संगम और झूसी रेलवे स्टेशनों के नाम शामिल हैं। इन स्टेशनों पर नए प्लेटफॉर्म तैयार किए गए हैं। यात्री शेल्टर और वेटिंग रूम का भी निर्माण किया गया है। कुंभ के दौरान करोड़ों भक्तजनों की आवाजाही प्रयागराज में होगी। इस दौरान किसी भी तरह की अनहोनी से बचने के लिए 21 नए रोड ओवरब्रिज और रोड अंडर ब्रिज का निर्माण किया गया है। इससे लेवल क्रॉसिंग तो खत्म होगी ही, साथ ही सड़क और रेल दोनों सफर सुहाना और सुरक्षित होगा। सभी स्टेशनों के साथ साथ मेला क्षेत्र में अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम, स्वचालित टिकटिंग वेंडिंग मशीन सहित कुल 542 टिकटिंग पॉइंट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इनमें प्रयागराज जंक्शन पर ही 132 काउंटर बनाने की योजना है। सनातन धर्म में महाकुंभ को लेकर लोगों की आस्था सर चढ़कर बोलती है और इस आस्था को सरजमी पर उतारने के लिए भारतीय रेल पूरी तौर पर मशक्कत कर रहा है। किसी भी मुसाफिर को प्रयागराज पहुंचने में देश भर से दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसके लिए भारतीय रेल कमर कसकर तैयार है। कैमरामैन प्रवीण के साथ नई दिल्ली से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। तो महाकुंभ के लिए महातैयारियां नजर आती हैं भारतीय रेलवे की भी। आइए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को एक ही मंच पर हजारों शोध लेख और जर्नल मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है। 1 जनवरी से योजना के पहले चरण की शुरुआत आज होने जा रही है। क्या है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। एक ऐतिहासिक निर्णय में केंद्र सरकार ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य शैक्षणिक शोध को सबके लिए सुलभ बनाना है। 6,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ ये योजना अगले 3 साल यानी 2025 से 2027 के दौरान लागू की जाएगी। 1 जनवरी से योजना के पहले चरण की शुरुआत हो रही है, जिसके तहत 6,300 से अधिक सरकारी, शैक्षणिक और अनुसंधान तथा विकास संस्थानों के लिए 13,000 से अधिक जर्नल उपलब्ध कराए जाएंगे। ये योजना 1 करोड़ 80 लाख से अधिक छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को मुफ्त में हजारों जर्नल्स और उच्च गुणवत्ता वाले शोध प्रकाशनों तक पहुंच प्रदान करेगी। टियर 2 और टियर 3 शहरों के छात्र भी इस सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। इस योजना से देश में अंतर विषयक शोध को भी बढ़ावा मिलेगा, जो विभिन्न क्षेत्रों के विद्वानों और शोधकर्ताओं को फायदा पहुंचाएगा। We are expanding this access to our state public universities and other universities who do not have any budget to subscribe to these journals. So it is available to all the readers, particularly state public universities who earlier did not have funds, or affiliated colleges who did not have funds to subscribe to this. वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना में 30 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जर्नल प्रकाशकों को शामिल किया गया है। इनमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित, मेडिसिन, प्रबंधन, सामाजिक विज्ञान और मानविकी विषयों से जुड़े प्रकाशक शामिल हैं। हर प्रकाशक द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं के पूर्ण संग्रह तक छात्रों की पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना भारत के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा मुहैया कराने की दिशा में पिछले 1 दशक के दौरान की गई पहलों को और विस्तार देगी। ये योजना शोध और विकास को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार द्वारा शुरू की गई अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन पहल की पूरक होगी, जो देश भर के सरकारी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और शोध संस्थानों में शोध और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देगी।
सरकारी संस्थानों के छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं में ईज ऑफ डूइंग रिसर्च को बढ़ावा देकर ये योजना भारत को ग्लोबल रिसर्च इकोसिस्टम के तौर पर स्थापित करेगी। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो जाना अपना कितना मददगार साबित होगी वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना जो है। और इसके साथ ही आपको बता दें, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना को 8 साल पूरे हो गए हैं। इस योजना से अधिक महिलाओं को लाभ मिले, इसके लिए इसमें समय समय पर कई सुधार भी किए गए। कैसे आप इस योजना का हिस्सा बन इसका लाभ ले सकते हैं, देखिए हमारे संवाददाता डॉक्टर सुयश शर्मा की इस रिपोर्ट में आपको हम बताएंगे। क्योंकि इस योजना के तहत न जाने कितनी ही हजारों लाखों महिलाएं जिनको उसका लाभ मिला है, लेकिन इसके लिए जानकारी का होना बेहद ज़रूरी है। और इस दौरान इन 8 सालों की अगर बात की जाए तो लगातार ये देखा भी गया कि किस तरीके से जब हम बात करते हैं मातृ वंदन योजना को लेकर जो कहीं ना कहीं चुनौतियां सामने आई, उसको लेकर लगातार इसमें जो सुधार है वो किए गए। और उन सुधारों की बदौलत अब 8 वर्ष की जो योजना है पूरे कर चुकी है। इसके बाद कई बड़े जो बदलाव हैं वो देखने को मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के 8 साल पूरे हो चुके हैं और इन 8 सालों में इस योजना ने बेमिसाल काम किया है। महिलाओं के लिए, उनके नवजात शिशुओं के लिए एक छोटे से रजिस्ट्रेशन से आप भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। क्या है इस रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, आइए जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के 8 साल पूरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जनवरी 2017 को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत की। गर्भावस्था के दौरान कामकाजी महिलाओं की आमदनी बरकरार रहे, ये सुनिश्चित करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस योजना की शुरुआत की थी। और इन 8 सालों में ये योजना महिलाओं के लिए मील का पत्थर साबित हुई है। भारत की विकास यात्रा में महिलाओं की संपूर्ण भागीदारी में है और इसलिए हमारी माताओं बहनों की मुश्किलें कम करने पर हम जोर दें। सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए इस योजना की शुरुआत की गई ताकि जच्चा एवं बच्चा की समुचित देखभाल एवं पोषण आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इस योजना को और अधिक सक्रिय बनाने के लिए 1 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2.0 की शुरुआत की गई। इस योजना से अभी तक 3 करोड़ 69 लाख महिलाएं डायरेक्ट बेनिफिट का ट्रांसफ़र, जो फाइनेंशियल ट्रांसफ़र का बेनिफिट ले चुकी हैं। करीबन 16,418 करोड़ रुपए इन महिलाओं को उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट गए हैं। टोटल 4 करोड़ 21 लाख महिलाओं ने रजिस्टर किया है। पूरी योजना ऑनलाइन है। पूरा इसका एक सशक्त हमने वेबसाइट बनाया हुआ है। महिला खुद भी अप्लाई कर सकती है, अपने रिलेटिव्स के साथ मिलकर अप्लाई कर सकती है, आंगनवाड़ी वर्कर या आशा वर्कर के साथ अप्लाई कर सकती है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2.0 का ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को लाभ मिल सके, इसके लिए लाभार्थी के पंजीकरण फॉर्म को भरने का दायित्व आंगनबाड़ी या आशा कार्यकर्ताओं को दिया गया। ये ऐसी स्कीम है जो कि उनको ऐसे समय में लाभ देती है जिस समय में वो अर्निंग नहीं कर सकती। उद्देश्य ये है कि जो कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और जन्म के समय लिंग अनुपात में सुधार करना, जो कि भारत सरकार का बहुत बड़ा उद्देश्य है। इस स्कीम को लेकर हमें बहुत फ़ायदा हुआ, मुझे और मेरे बच्चे के स्वास्थ्य के लिए। मुझे बहुत गर्व है इस स्कीम के ऊपर। प्रधानमंत्री और उन सभी लोगों को धन्यवाद कहना चाहती हूँ जिन लोगों की वजह से मैं इस योजना के भागीदार बन पाई। देश में लागू हुई केंद्र सरकार की इस योजना से महिलाएं बेहद खुश हैं और खुद को सुरक्षित एवं आत्मनिर्भर महसूस कर रही हैं। यदि आप इस योजना के अंतर्गत आते हैं तो देर मत कीजिए, अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी दीदी से संपर्क कीजिए और इस योजना का लाभ उठाइए। कैमरा पर्सन नवीन के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज, दिल्ली। और एक और बेहतर खबर जल्दी से मिड डे प्राइम में आपको बता देते हैं। दरअसल सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के मुताबिक भारत ने चालू वित्त वर्ष के दौरान आप वैश्विक निर्यात बाजार की जब बात करते हैं तो यहाँ पर कॉफ़ी के निर्यात में जो इजाफा है वो दर्ज किया गया है। भारतीय कॉफ़ी ने पहली बार $1 अरब के निर्यात का आंकड़ा जो है उसको पार किया है।
पहली बार ये हुआ है कि $1 अरब का जो आंकड़ा है उसको पार किया है। भारत का कॉफी निर्यात बढ़कर $1146.9 मिलियन पर पहुंच चुका है। तो भारतीय कॉफी की खुशबू अगर बात करें तो इटली, बेल्जियम, जर्मनी तक अब लोगों को लुभा रही है। अब तक चाय को हम देखते थे किस तरीके से पसंद, लेकिन अब भारतीय कॉफी भी, इसके साथ साथ रूस, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका में भारतीय कॉफी के बड़े आयातक हैं। तो लगातार निर्यात में इसमें इजाफा दर्ज किया गया है और कहीं ना कहीं वैश्विक पटल पर भारतीय कॉफी की जो धमक है वो नजर आ रही है। तो फिलहाल के लिए मिड डे प्राइम में आज के लिए बस इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।